नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड लेवल्स के बारे में। पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी का पार्ट 40 है ये, और ये महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि फोकस्ड है पीजीटी एग्जाम्स के लिए, पीजीटी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात आज स्पष्ट करना चाहूँगा कि दरअसल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है पीजीटी कॉमर्स की प्रेपरेशन के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से कोई एक बुक के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते अगर हमको अपना जो सिलेक्शन है वो श्योर करना है। तो उसमें हमें कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और कई सारी बुक्स का मतलब हो गया कि आप कोर बुक्स तो पढ़ेंगे ही, जैसे 11-12 की जो बुक्स हैं उनमें उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। साथ ही साथ बीकॉम और एमकॉम की वो बुक्स पढ़नी होंगी जिन बुक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कौन सी बुक्स में से और किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्जाम टू एग्जाम भी वेरी करता है। आप जिस जगह का एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो कुछ आइडिया हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि एक बार प्रीवियस पेपर्स में जो पैटर्न अपनाया अगले जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें भी वही पैटर्न होगा। इसलिए 100% तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई कह दे। मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई भी किए हैं हर लेवल के, तो लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि हर चीज हम पढ़ के चले जाएंगे और पेपर में जो चीज आए वो हर चीज हमको आती हो, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना मैक्सिमम कवरेज पे। तो मैक्सिमम कवरेज का सूत्र सीधा सा है कि 11-12 के बेसिक्स को तो कंप्लीट कर लीजिए कंप्लीशन के साथ। बीकॉम एमकॉम के उन टॉपिक्स पे फोकस करिए जिनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इस पे हम कभी अलग से कोई वीडियो बनाएंगे तो उन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं अभी के लिए इतना कह सकता हूं कि आप प्रीवियस पेपर्स जहां से भी मिल जाएं उनको एक दफे देखें, और बहुत ज्यादा कोई खोजी होने की जरूरत नहीं है। आपको 1-2 पेपर भी मिल जाएं पीजीटी के तो उनको आप देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। और आजकल जो ट्रेंड है यूजीसी को फॉलो करते हैं। यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसके प्रीवियस पेपर्स आपको मिल जाएंगे आसानी से, आप उनमें से टॉपिक्स को देखें। धीरे धीरे वही टॉपिक्स आने वाले पीजीटी के एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं में से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस। खैर, मेरा ये जो पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी है इसका पर्पज यही है कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर करता चलूं। इसमें डेफिनेटली अभी तक पार्ट 40 बने हैं और आने वाले टाइम में और बहुत सारे पार्ट बनेंगे। इनके माध्यम से मैं आपको सारे टॉपिक्स दूंगा, सारे टॉपिक्स को लाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखना होगा। हाँ, धीरे धीरे लेकिन सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जो मेजर टॉपिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन बहुत सारे थिंकर्स ने दी है। हम जो सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है हेनरी फेयोल की, उससे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की। हेनरी फेयोल, जिनका जो टाइम पीरियड रहा 1841 से 1925 था, उन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया इस तरीके से: टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये इनका मैनेजमेंट के बारे में डेफिनेशन था। ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना और प्लान बनाना, यानी कि योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। इसी डेफिनेशन से हमें 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस की भी जानकारी मिलती है जो कि दिए हैं हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के जो 5 मेजर फंक्शंस बताए हैं उनको भी इससे हम देख सकते हैं, और कई दफा ये टॉपिक भी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है किसकी डेफिनेशन है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि हेनरी फेयोल ने कौन कौन से मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए हैं। तो देखें, पहला फंक्शन उन्होंने बताया प्लान। दरअसल जो फोरकास्ट है वो प्लान का ही हिस्सा है। पहला फंक्शन बताया उन्होंने प्लान, फिर बताया उन्होंने ऑर्गेनाइज, फिर बताया उन्होंने कमांड, फिर बताया उन्होंने कोऑर्डिनेट और फिर बताया उन्होंने कंट्रोल। इस तरह ये 5 मेजर फंक्शंस बताए हैं फेयोल ने। याद रखना, ये फेयोल के बताए हुए 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। हालांकि एनसीईआरटी की बुक
जिन 5 फंक्शंस को मैनेजमेंट के को स्टडी कराती है, हमको वो भी याद रखने हैं, वो भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब किसी थिंकर का नाम नहीं हो तो हमको वो फॉलो करने चाहिए, क्योंकि जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनमें एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है इस मामले में। तो एनसीईआरटी की बुक में जो बताए हैं 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के, वो हैं, सबसे पहला प्लानिंग है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, फिर उसके बाद स्टाफिंग है, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग है, और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग है। तो और इवन अलग अलग जितने हम थिंकर्स का देखेंगे, सभी थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए हैं। हमारे लिए पीजीटी कॉमर्स तक के एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है दोनों, एक तो ये जो एनसीईआरटी में बताए हुए हैं, दूसरे ये जो फेयोल ने बताए हैं। फेयोल की डेफिनेशन भी हमने देखी, और बहुत सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद जब हम मैनेजमेंट की एक फाइनल डेफिनेशन पे आते हैं तो वो इस तरह से बनती है कि मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह डिफाइन किया जा सकता है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को करने, विद द एम, उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ, ऑफ अचीविंग गोल्स, जिससे कि गोल अचीव हो जाए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्वक तरीके से प्राप्त हो जाए। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चीजों को किया जाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन में हमें 3 मेजर वर्ड्स या टर्म्स का यूसेज मिलता है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहला प्रोसेस। मैनेजमेंट बताया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब होता है कि हमें इस मैनेजमेंट में कई सारे फंक्शंस करने होते हैं। जब हमें किसी एक फंक्शन में कई सारे फंक्शंस करने होते हैं तो वह फंक्शन जिसमें कई सारे फंक्शन शामिल रहते हैं वह प्रोसेस का रूप ले लेता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट में कई प्राइमरी फंक्शंस हमको करने पड़ते हैं। कौन कौन से फंक्शंस करने पड़ते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हमको करने होते हैं। नेक्स्ट टर्म है इफेक्टिवनेस। हमको मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम करते हैं और उसको इफेक्टिवली करना जरूरी होता है और एफिशिएंटली करना। तो सबसे पहला इफेक्टिवली या इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि डूइंग द राइट टास्क, ठीक काम को करना, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को पूरा करना, और अचीविंग द गोल्स, गोल्स को प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट। एंड में रिजल्ट क्या निकला, क्या हमने काम कर दिया, क्या हमने काम नहीं किया। अगर हमने काम कर दिया फाइनली तो इफेक्टिव हैं हम, अगर नहीं कर पाए पूरा तो इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशल तरीके से, और इसका मतलब डूइंग द टास्क करेक्टली, काम को ठीक तरीके से करना, एंड विद मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पे। इसमें एक रिलेशन होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि कॉस्ट के हिसाब से बेनिफिट तय होता है। कम कॉस्ट रहेगी तो बेनिफिट ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी तो बेनिफिट कम होगा। और रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कि जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स से इनका रिलेशन, हम इनपुट्स को ऑप्टिमम तरीके से यूज करें ताकि हमारा आउटपुट ज्यादा आए। तो यही है एफिशिएंसी। हम वेस्ट नहीं करें इनपुट्स को, जो इनपुट्स हैं उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन करें और हम अपने उत्पादन को अच्छे तरीके से करें, यही एफिशिएंसी है। अब देखेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इवन हर संस्था में उसकी मैनेजमेंट के उस संस्था की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, सामान्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम समझेंगे। एक मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उद्देश्य, एक मैनेजमेंट के समाज के प्रति उद्देश्य है, और एक मैनेजमेंट के अपने एम्प्लॉइज के प्रति उद्देश्य है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सबसे पहला सर्वाइवल। हर संस्था चाहती है कि वो लंबे समय तक सर्वाइव करे, और सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है कि वो सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे। इतना प्रॉफिट जरूर अर्न करे कि वो अपनी कॉस्ट को कवर करता रहे। ऐसा करने से संस्था लंबे समय तक सर्वाइव करेगी। तो ये एक मैनेजमेंट का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब केवल सर्वाइवल ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि अगर लंबे समय तक हमको संस्था को बनाए रखना है तो उसके लिए प्रॉफिट्स को भी अर्न करना जरूरी है। प्रॉफिट्स उतने हो जिससे कि हमारी कॉस्ट कवर हो और कॉस्ट के साथ साथ रिस्क भी कवर हो,
क्योंकि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो रिस्क लेता है, वो जोखिम लेता है। वो जोखिम लेता है इस उम्मीद में कि उसको कुछ प्रॉफिट्स होंगे, इसलिए केवल कॉस्ट कवर करने तक पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स होने चाहिए, ताकि जो बिजनेसमैन है वो उसको एक आकर्षण हो कि बिजनेस करेगा तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा, इसलिए वो रिस्क को बियर करने के लिए भी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। एक मैनेजमेंट का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि उनकी संस्था ग्रो करे। ग्रो करने के लिए वो एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे पूरा ग्रोथ पोटेंशियल संस्था का, संस्था में जितनी विकास की संभावना है उसका पूरा वो दोहन करना चाहेंगे, प्रयोग करना चाहेंगे। एक बिजनेस का ग्रोथ मेजर किया जा सकता है किस तरीके से, मतलब कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। सेल्स वॉल्यूम बढ़े, बिक्री बढ़े, इंक्रीज इन द नंबर एम्प्लॉय, उसके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी संख्या बढ़े, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उनके जो प्रोडक्ट्स है उसकी संख्या बढ़े, और इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, संस्था का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मशीनों में, बिल्डिंग में, वो सब बढ़े, तो इसका मतलब संस्था ग्रो कर रही है। तो जैसे एक मैनेजमेंट का अपनी संस्था के प्रति उद्देश्य होता है, वैसे ही समाज के प्रति भी मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है, क्योंकि कोई भी संस्था समाज में रह के ही काम करती है। तो समाज के प्रति जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और इनमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होते हैं क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए बेनिफिट क्रिएट करना है। अब वो बेनिफिट किसी भी तरीके से होता है, रोजगार प्रदान करके, अच्छी क्वालिटी की गुड्स दे करके, जायज रेट पे गुड्स दे करके, और इसका मतलब होता है कि संस्था कंसिस्टेंटली क्रिएट करे इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लगातार इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करे। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनको जब लोग खरीदें तो उनको उनसे आर्थिक लाभ पहुंचे, उनको लगे कि हमने जितना पैसा खर्च किया उससे ज्यादा का हमको बेनिफिट इस सामान से मिल रहा है, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए मैनेजमेंट का, इससे समाज का भी भला होता है। नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजमेंट का अपनी संस्था के एम्प्लॉइज के प्रति भी उद्देश्य होना चाहिए, उनके बेटरमेंट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनती है, लोग उसमें काम करते हैं, और जो लोग काम करते हैं वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज वाले होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड होती हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं। वो संस्था का पार्ट बनते हैं ताकि वो अपनी डाइवर्स नीड्स को पूरा कर सकें, और उनकी जो डाइवर्स नीड्स होती हैं, जैसे कुछ लोग सैलरी और पक्ष से प्रमोट होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, कई लोग पीयर रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं कि उनके जो साथी हैं वो उनको सम्मान दें। इसके अलावा कुछ लोगों की हायर लेवल नीड्स होती है, जैसे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट का उद्देश्य होना चाहिए कि एम्प्लॉइज की सभी प्रकार की नीड्स को वो पूरा करने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट की नेचर, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, इसको हम चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो आर्ट मैनेजमेंट है या नहीं, इसके लिए हमको आर्ट को समझना होगा। आर्ट क्या है? आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है उसका स्किलफुल तरीके से और पर्सनल एप्लीकेशन करना आर्ट कहलाता है। यानी कि हमें जो नॉलेज है जब हम उसका प्रयोग करते हैं कुशलता पूर्वक तरीके से, तो वो हमारी आर्ट होती है, हमारी कला होती है। आर्ट जो है वो एक्वायर की जा सकती है स्टडी के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन देख करके और एक्सपीरियंस अनुभव लेकर के। आर्ट की जो फीचर्स हैं वो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट की फीचर होती है कि उसमें कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से अवेलेबल होती है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आर्ट का जो प्रयोग होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है। इसका मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई आर्टिस्ट हो सकते हैं, उनको सबकी नॉलेज एक ही जैसी होगी, लेकिन उसका जो प्रयोग वो हम करेंगे सब वो अलग अलग तरीके से करेंगे। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। जिन लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उनकी आर्ट निखर जाती है, अच्छी हो जाती है। जिनमें क्रिएटिविटी ज्यादा होती है उनकी आर्ट अच्छी होती है। मैनेजमेंट को जब हम चेक करेंगे एज एन आर्ट, तो मैनेजमेंट को एक आर्ट कहा जा सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि जितने भी आर्ट की फीचर्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी ये सारे फीचर्स हैं जो फीचर आर्ट में होती हैं, इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब देखेंगे मैनेजमेंट एज साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? तो इसके लिए फिर हमें साइंस का मीनिंग, साइंस की फीचर्स जाननी होंगी।
साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। साइंस भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो निश्चित सामान्य सच्चाइयों ट्रूथ्स के बारे में बताता है, और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज या जनरल लॉ के ऑपरेशन के बारे में बताता है। जनरल मतलब जो हर जगह अप्लाई होते हो, लागू होते हो। साइंस की फीचर्स हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इसके साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, और यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है साइंस के प्रिंसिपल्स की। जब हम इन फीचर्स को देखते हैं तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, स्टडी है, लेकिन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, हालांकि एक्सपेरिमेंटेशन भी हुआ है, लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का, वो कोई ऐसी लैब में नहीं होता है जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका साइंस की लैब में होता है। और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके रिजल्ट भी उतने एक्यूरेट नहीं आते हैं हर बार जितने कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके रिजल्ट आते हैं, तो इनमें वेरिएशन रहता है। वैसे ही यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, मतलब दुनिया में हर जगह वो माने जाते हैं एज इट इज, क्योंकि उनमें फैक्ट रहता है। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें अलग अलग थिंकर्स के अपने अनुभव शामिल हैं, और इसलिए उनकी वैलिडिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितने साइंस के प्रिंसिपल्स की है। ये समय के हिसाब से इनमें बदलाव हो सकता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो फीचर्स हैं साइंस की वो मैनेजमेंट में कुछ फीचर्स तो हैं लेकिन बाकी फीचर नहीं है, और इसीलिए मैनेजमेंट कोई एक्यूरेट साइंस नहीं है। एक्यूरेट साइंस कहना उसको गलत होगा, बल्कि इसमें इसको एक इनकम्प्लीट साइंस कहा जा सकता है या इनएग्जैक्ट साइंस कहा जा सकता है। मैनेजमेंट को कंप्लीट साइंस कहना ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? जब ये चेक करेंगे तो एक प्रोफेशन जो होता है वो होता क्या है? वो एक ऑक्यूपेशन होता है, लोगों का अपना पेशा होता है, धंधा होता है, जो कि स्थापित किया जाता है किसी स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से, यानी कि कोई विशेष ट्रेनिंग ली जाती है और इसका पर्पज होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना दूसरे लोगों को डायरेक्ट और डेफिनेट कंपनसेशन के लिए, यानी कि एक निश्चित मात्रा में फीस चार्ज की जाती है। जैसे डॉक्टर है वो स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, फिर अपनी सेवाएं देते हैं मरीजों को और बदले में फीस या शुल्क के माध्यम से उनसे कंपनसेशन प्राप्त करते हैं। तो ये प्रोफेशन होता है। अब प्रोफेशन की फीचर्स। प्रोफेशन की फीचर्स है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। इसका मतलब है कि प्रोफेशन में वही लोग एंट्री कर सकते हैं जिनको एक खास डिग्री मिल जाती है। सभी लोग इसमें मुक्त भाव से एंट्री नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति नॉलेज ले और आ जाए। उनको नॉलेज लेने के साथ साथ रेस्ट्रिक्शन लगी होती है कि उनको कोई ना कोई डिग्री भी प्राप्त करनी होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनकी अपनी एक एसोसिएशन होती है। जैसे डॉक्टर्स के लिए है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट्स के लिए है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है किसी प्रोफेशन की, वो कुछ कोड्स बनाती है, वो कुछ कंडक्ट रूल्स बनाती है। जो कंडक्ट के रूल्स रिटर्न में रहते हैं उसी को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट यानी कि व्यवहार के नियम बनाती है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगी कि हमारे एडवोकेट्स को कैसा कंडक्ट करना चाहिए, तो इस तरह का जब रिटर्न रूल बनाते हैं कंडक्ट का, उसी को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इनमें एथिकल जो बिहेवियर है उसकी इनसे अपेक्षा की जाती है। एथिकल बिहेवियर होना चाहिए उनका, और एथिकल बिहेवियर होना चाहिए उससे रिलेटेड रूल होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डूज के बारे में होता है कि अपने सदस्यों से क्या एक्सपेक्टेशन करती है वो प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो जितने भी प्रोफेशन है उनमें ये होता है। सर्विस मोटिव, उद्देश्य होता है सर्विस करना प्रोफेशंस का। जब हम इन फीचर्स को देखेंगे मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें भी अपने सिद्धांत है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट में, कोई भी व्यक्ति मैनेजर बन सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि एमबीए ही करी हो, उसमें वो कोई भी कोर्स कर सकता है। इवन हम कुछ सिचुएशंस में देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई पढ़ाई नहीं की है विशेष, तब भी वो मैनेजर हो सकता है अगर वो मैनेज करना जानता है। वो अपने बिजनेस का मैनेजर तो हो ही सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैनेजमेंट के मामले में कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन उस प्रकार से नहीं है जैसे डॉक्टर्स की है, वकीलों की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है, हालांकि एक मैनेजमेंट की एसोसिएशन है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो एसोसिएशन तो है खैर,
ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन ये वैसी प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है जैसे बाकी जो प्रोफेशन है, डॉक्टर का है, वकील का है, वैसी नहीं है ये। कारण क्या है कि इसका मेंबर बनना जरूरी नहीं है किसी मैनेजर के लिए, कोई चाहे तो बने चाहे तो नहीं बने। लेकिन अगर कोई एडवोकेट है तो वो बार काउंसिल का मेंबर होना आवश्यक है, अगर नहीं होगा उसका मेंबर तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है इंडिया में। तो क्योंकि ये एसोसिएशन ही अपने आप में कंपलसरी नहीं है इसकी मेंबरशिप, इसलिए इसका कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है जिसका पालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उनका भी उद्देश्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये फीचर है, लेकिन ये जो बाकी 3 फीचर्स ये नहीं है। तो इस आधार पे जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। लेकिन इसमें खूबी क्या है मैनेजमेंट में कि धीरे धीरे एक ये ऑटो सिस्टम बनता जा रहा है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन भी बन गई है, वो काम भी कर रही है, धीरे धीरे कुछ कंडक्ट रूल्स भी वो बनाती है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि एक डेवलपिंग प्रोफेशन है। मतलब अभी पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बना है, लेकिन डेवलप जरूर है प्रोफेशन बनने की दिशा में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मैनेजमेंट का। अब देखिए मैनेजमेंट के अलग अलग मीनिंग होते हैं। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस के तौर पे भी देखते हैं और हम मैनेजमेंट को एज ए नाउन भी देखते हैं। जब हम मैनेजमेंट को एज ए नाउन देखते हैं तो उसका मतलब मैनेजमेंट का मतलब उस समूह से होता है जो किसी संस्था को मैनेज कर रहा होता है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनेज करने का काम करते हैं। उन लोगों का अगर ग्रुप हम मान लिया जाए, एक ग्रुप सोचें कि ये मैनेज करने वाले लोग हैं, तो उनको हम कंबाइनली मैनेजमेंट कह सकते हैं। अब ये जो मैनेजमेंट है इसमें जो लोग होते हैं काम करने वाले, जो मैनेजर्स होते हैं, वो अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। कुछ टॉप लेवल पे रहते हैं, कुछ मिडिल लेवल पे, कुछ लोअर लेवल पे। तो 3 लेवल हो सकते हैं मेनली। सबसे पहले बात करेंगे टॉप लेवल की। टॉप लेवल में शामिल होते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। उसका नाम अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग हो सकता है। किसी में चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, और भी कई नाम हो सकते हैं, लेकिन वो टॉप पोजीशंस पे होना चाहिए। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो और उसको सर्वाइव करे लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन, ये जिम्मेदारी रहती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट एनालाइज करती है बिजनेस एनवायरनमेंट को, यानी कि जो बाहरी फैक्टर्स हैं जो संस्था को अफेक्ट कर सकते हैं और उनका क्या इम्प्लीकेशन या प्रभाव पड़ेगा संस्था के सर्वाइवल पे, इस चीज को ये एनालाइज करते हैं। इस एनालिसिस के आधार पर ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तय करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपनी संस्था के लिए। नेक्स्ट है मिडिल मैनेजमेंट। अब मिडिल मैनेजमेंट जो होता है वो लिंक होता है टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। ये लोग सबऑर्डिनेट होते हैं अपने टॉप मैनेजर्स के, और ये लोग सुपीरियर होते हैं जो मिडिल लेवल वाले होते हैं अपने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का मतलब होता है लोअर लेवल मैनेजर्स। ज्यादातर जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ये डिवीजन के हेड होते हैं या किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, किसी एक इवन जैसे ब्रांच मैनेजर हो गया, किसी कंपनी की कई ब्रांचेज हैं तो जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है इंप्लीमेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए प्लान और स्ट्रेटेजीज को जो कि डेवलप की जाती हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। टॉप मैनेजमेंट जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी करता है उसको इंप्लीमेंट कराना काम होता है किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। साथ ही साथ ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन सभी एक्टिविटीज के लिए जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के द्वारा की जाती हैं। ये उनकी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। इनका जो मुख्य टास्क रहता है, मुख्य काम रहता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, वो होता है कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की जो प्लान्स हैं उनको ये कैरी करते हैं, उन पे काम कराना इनकी जिम्मेदारी होती है। और इसको पूरा करने के लिए इनको 3 काम करने होते हैं। ये पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। इसके बाद ये इंश्योर करते हैं कि उनका जो डिपार्टमेंट है उसमें नेसेसरी पर्सनल बने रहे, यानी कि रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग वगैरह का काम भी करते हैं। इसके अलावा ये असाइन करते हैं, आवश्यक ड्यूटीज सौंपते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू देम, यानी कि जिन लोगों को ये नियुक्त करते हैं, नियुक्तिकरण का काम यही करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर, उनको ये उनकी ड्यूटी भी सौंपते हैं नियुक्त करने के बाद। अब नेक्स्ट होता है लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नाम से भी जानते हैं।
इसमें फोरमैन या सुपरवाइजर वगैरह जो पोजीशंस होती हैं ये आ जाती हैं। इसके अलावा लोअर लेवल के जितने भी मैनेजर होते हैं हायरार्की में वो सब आते हैं। सुपरवाइजर यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ये डायरेक्टली देखते हैं वर्क फोर्स के जो एफर्ट्स हैं, जो काम है उनको ये देखते हैं। लोअर लेवल मैनेजर प्रोडक्शन की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है इंस्पेक्शन करना जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को। क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, अब जो काम की क्वालिटी होगी या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होगी ये डिपेंड करती है किस बात पे? ये डिपेंड करती है हार्डवर्क, डिसिप्लिन और लॉयल्टी जो वर्कर्स में होगी। अब वर्कर्स में हार्डवर्क, डिसिप्लिन और लॉयल्टी लाना जिम्मेदारी होती है किसकी? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की होती है, क्योंकि डायरेक्टली वर्कर्स से जो जुड़े रहते हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ही होते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन मैनेजमेंट के डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, नेचर और लेवल्स के बारे में। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार रख सकते हैं और इस सीरीज के माध्यम से मैं मैक्सिमम टॉपिक्स की कवरेज करूंगा जो भी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें वीडियो को, उससे मुझे आइडिया होता है कि आप लोगों को ये काम अच्छा लग रहा है। थैंक यू।